ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिखाई दे रहा हूँ? ओके, परफेक्ट। आज की क्लास तो बहुत डिले से स्टार्ट हो रही है यार, है ना। रीज़न आपको पता ही है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई, मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इस वजह से फिर ये वाली क्लास पे इफेक्ट पड़ना ही स्वाभाविक था, तो ये भी लेट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, काफ़ी लोग आज लाइव शायद आए नहीं है ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ सही आ रही है? मैं सही तरीके से दिखाई दे रहा हूँ? ओके, परफेक्ट। स्टार्ट करें? ठीक है, चलो, परफेक्ट, बढ़िया। चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोगों को और आने दो ना, फिर स्टार्ट करते हैं। एसबीआई के लिए कुछ टिप्स? बेटा क्लासेस करते रहो यार ना, रिस्पेक्टिव क्लासेस करते रहो। मेरी तो करंट अफेयर्स कर ही रहे हो, बाकी 15 तारीख के बाद, दिवाली के बाद मैं भी एसबीआई का रिवीजन के लिए कुछ लेकर आऊंगा आपके लिए, है ना। तो एसबीआई के रिवीजन के लिए भी कुछ क्लासेस होंगी, टेस्ट लेकर आऊंगा या क्लासेस लेकर आऊंगा 15 तारीख के बाद। बाकी टीचर्स भी अपने अपने वो कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है। So good morning, sir. One request: I have already purchased your exclusive GA course. Can you provide any discount so that I can upgrade to annual combo solution? It will be very much helpful. Can you help in this regard, sir? यार हसलर, मैं ना इस मामले में थोड़ा सा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज ना, मुझे पता है ये रिक्वेस्ट ना बहुत ज्यादा बल्क में आएगी और हम इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने लग गए ना, तो फिर से हमारी वो रूटीन ना, वो स्टार्टिंग में जैसे होती थी ना, स्टार्टिंग के डेज में जब हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, फिर हम पढ़ाने पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए थे उन दिनों में। याद होगा आपको कि स्टार्टिंग में जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था तो हम पढ़ा नहीं पा रहे थे, काफी दिन हमने एटलीस्ट 8-10 दिन नहीं पढ़ाया था, उसके बाद स्टार्ट की थी, तब चीजें स्मूथ हो जाए। जो तुम करने के लिए रह रहे हो, बहुत सारे, एक का किया, दो का किया, फिर बहुत सारे लोग ये अपग्रेड करने के लिए कहेंगे और फिर क्लासेस से हमारा फोकस हटकर इन सब चीजों पर चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो इट्स बेटर कि ऑलरेडी आपको एनुअल कॉम्बो बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, बहुत कम प्राइस पे बेटा मिल रहा है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरा एक्सक्लूसिव लेकर बैठे हैं ना, और उनको एनुअल कॉम्बो में अगर स्विच करना है ना, तो इस टाइम पे बेटा एनुअल सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा कम प्राइस पे अवेलेबल हुई है। ठीक है, हमने दिवाली के लिए 30% का ऑफ निकाला है। मैं आपको प्राइस बता भी देता हूँ, जस्ट लेट मी कंफर्म। हाँ, 3570, सॉरी मैंने 3750 बोल दिया था तब क्लास में। 3570 पे, 3570 पे आपको यहाँ पर मिल रहा है पूरा पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन। अगर आप बाकी टीचर से भी पढ़ना चाहते हैं ना, बाकी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, इसमें प्राइस में मेरी क्लासेस भी इन्वॉल्व है जो अभी आप देख ही रहे हो, प्लस क्वांट की सारी क्लासेस इन्वॉल्व है, प्लस रीजनिंग की क्लासेस इन्वॉल्व है, प्लस मॉक टेस्ट इन्वॉल्व है, प्लस क्रॉसवर्ड इन्वॉल्व है। 3570 प्राइस आज की डेट में आपको हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, और बाकी रिस्पेक्टिव टीचर रिस्पेक्टिव टीचर के इंडिविजुअल कोर्सेज पे भी 25% अप्रोक्सीमेटली उपलब्ध है। अगर आप हर्षल सर का कोर्स खरीदना चाहते हो 25% अवेलेबल है डिस्काउंट। स्मृति मैम का कोर्स खरीदना चाहते तो 25% डिस्काउंट अवेलेबल है। मॉक टेस्ट खरीदना चाहते तो 25, क्रॉसवर्ड खरीदना 25। खैर क्रॉसवर्ड तो आप इसी कोर्स, अगर ये कोर्स देख रहे हो, लेकिन कई नहीं, कईयों के पास ये वो वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, क्रॉसवर्ड वाला, कईयों के 3 महीने वाला जिन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीद रखा था, तो उनके लिए भी ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने 3 महीने वाला खरीद रखा है ना बेटा, तो अभी एक मौका है। मैं नॉर्मली ऐसी चीज बोलता नहीं, ठीक है, ये 20-25% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आता रहता है, लेकिन ये 30% जो डिस्काउंट आया ना, ये समझ लो नाउ और नेवर है। ठीक है, ये आज शुरू हुआ है और 13 तारीख तक चलेगा ये ऑफर। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर खरीदना हो तो खरीद लेना। किसी का 3 महीने का जो 31 जनवरी तक एक्सपायर हो रहा था, जिसके अंदर क्रॉसवर्ड शामिल नहीं है, तो अगर आप ये वाला परचेज कर लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसके तहत सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नहीं अमित, बस यही करते रहो, बाकी कुछ नहीं।
24 के अराउंड तो नहीं है, 24 के अराउंड नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है 24 तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, छोड़ो ये सब चीजें, तो जिसको करना है देख लेना यार, है ना, सोच लेना। 9 से लेकर 13 तारीख तक टाइम है आपके पास, है ना। बाकी आज हर्षल सर की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, एसबीआई पीओ मेंस की, स्मृति मैम की तो चल ही रही है, वो मेंस की उनकी 3 बजे आज क्लास है, ठीक है। चलो, हमने कल डिपॉजिट साइड कर ली थी, डिपॉजिट सेक्शन हमने कर लिया था सारा का सारा, ठीक है। पिछले दिन, पिछले डेज में हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है लोन्स एडवांसेस के टॉपिक को करने की। लोन्स एंड एडवांसेस आज मैं सिंपल समझाऊंगा, कुछ भी पीडीएफ या पीपीटी का सामान नहीं है इसमें, सिंपल समझने वाला टॉपिक है। हाँ बढ़िया, अच्छे नंबर है यार बेटा, अच्छे नंबर है। लोन्स एंड एडवांसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है फंड बेस्ड, ये सब लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है, पीपीटी में, डोंट वरी। एक होता है नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड में फंड में यहां पर आपका बेसिकली 3 तरह के लोन होते हैं। एक होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट, तीसरा होता है टर्म लोन। नॉन फंड में होते हैं यहां पर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। तो एक एक करके हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, सीसीओडी, टीएल, एलसी, बीजी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसी के ऊपर, ठीक है। कैश क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट। आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, रूटीन का बिजनेस है, डेली का बिजनेस है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का कोई भी आइटम ले सकते हो आप, ठीक है। अब उस बिजनेस में आपकी क्या चीजें, किस तरह से बिजनेस होता है? बिजनेस ऐसी होता है कि ग्राहक आता है, आप सामान बेचते हो उसको, वो पैसा दे जाता है, ठीक है। एक ग्राहक ऐसा आया, एक ग्राहक ऐसा आता है कि जो सामान खरीद जाता है और पैसे नहीं देके जाता है, इन्हें उधार कर जाता है। आप नोट कर लेते हो अपने बुक्स में, है ना। और ऐसा व्यक्ति जो आपसे उधार लेके जाता है, पैसे नहीं देके जाता, सामान ले जाता, उसको क्या कहते हैं बैंक, हमारी टेक्निकल भाषा में, अकाउंटिंग भाषा में, चैप्टर नंबर 2 याद करो, डेटर्स, है ना, यही कहते हैं ना, डेटर्स ही आते हैं ना, याद आ रहा होगा। मैंने हमेशा कहा था चैप्टर नंबर 2 जो इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद कराएगा। पूरे पूरे ये कोर्स में ये चैप्टर नंबर 2 का बहुत बार जिक्र करूंगा मैं, इसलिए वो चैप्टर कराता हूं। नॉर्मली वो चैप्टर कोई कराता नहीं है, कहीं पर भी आप पढ़ोगे वो चैप्टर उस लेवल का कोई नहीं कराता, वो आपको बाद में दिक्कत आती है, इसलिए पहले करा देता हूं। डेटर्स, उनको डेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई एक बिजनेस जब कर रहा है तो सामान आप एक तो कैश में आपने पैसे ले लिए, कैश में खरीद लिया उसने सामान, आपको पैसा आ गया आपके पास। एक उसने उधारी करी, अब जब कैश में आ गया तो ऑब्वियस है वो सामान की कमी आई, वो सामान मेरे पास कम हो गया, उस सामान को क्या कहता है दुकानदार? स्टॉक कहता है। ये भी चैप्टर नंबर 2 में बताया था आपको, यानी कि स्टॉक आपका रिड्यूस होगा उतने अमाउंट से। पैसा आया तो पैसा आपने पीछे लगा दिया, पीछे किसी होलसेलर को पैसा दे दिया, वहां से वो सामान आ गया, तो स्टॉक जो है वो पूरा हो गया आपका, जो कम हुआ था वो स्टॉक पूरा हो गया, क्योंकि पैसा आया था कस्टमर से, अपना प्रॉफिट रखकर आपने पीछे से सामान और खरीद लिया। लेकिन अगर पैसा नहीं आया, सामने वाले ने उधारी कर दी, तो क्या करेंगे? तो ये अपनी जेब से लगाएंगे पैसा, स्टॉक तो कम होने नहीं दे सकते, क्योंकि कल को कस्टमर और आएगा, वो कस्टमर कहेगा सर, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सामान ही नहीं है, तो कस्टमर टूट जाएगा, तो सामान तो पीछे से कंटिन्यू लेना पड़ेगा, और सामने वाले कस्टमर को उधारी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी कस्टमर टूटने का अंदेशा है, क्योंकि आजकल उधारी में काफी बिजनेस होता है ना। नॉर्मल किराने की दुकान पे, आपके घर पे ही देख लो, किराने की दुकान जो कोने पे है, आप कितने लोग ऐसे होंगे जो उनको नगद देके जाते होंगे, पैसा नहीं देके जाते होंगे? वहां पर आपका एक खाता चलता होगा, वहां उनको एक एक महीने बाद हिसाब करते होगे उनका, तो एक महीने तक वो अंकल जी जो आपको पैसा सामान दे रहे हैं, वो अंकल जी आपके सामान आपको दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना वो सामान पीछे से और खरीद नहीं रहे हैं, जो आपको दिया गया है सामान वो तो खरीद रहे हैं कंटिन्यू। अब वो कहां से खरीद रहे हैं? वो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, ऑब्वियस है, जेब से पैसा लगाएंगे और कहां से लाएगा? आप तो दे नहीं रहे उनको पैसा। लेकिन एक लिमिट तक वो अपनी जेब से पैसा लगा सकते हैं, उससे ज्यादा तक, उससे ज्यादा कितने तक जाएंगे? अब ये तो छोटा मोटा बिजनेस हुआ, छोटा मोटा व्यापार हुआ, जहां पर हजार
हजारों में ही सामान का आदान प्रदान हो जाता है। कोई 30, 40, 50,000, 10,000, 5,000 का सामान ले लिया, 2,000 का ले लिया, इतना ही इसके अंदर फंडा है। लेकिन मैं अगर बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करूं, बड़े बिजनेस हाउसेस की बात करूं, जहां पर लाखों करोड़ों की यहां पर डीलिंग्स होती हैं, वहां पर वो एक व्यक्ति जो मालिक है, वो उधारी का पैसा, जो उधारी गया हुआ, उस पैसे को यहां पर आपका कब तक खुद की जेब से भर भर के पीछे से माल खरीदता रहेगा? नहीं, उसको कहीं से मदद चाहिए, कहीं से हेल्प चाहिए। तो वही मदद, वही हेल्प, जो एक गैप उसका क्रिएट होता है, जो एक पैसे का गैप उसका क्रिएट होता है, जो उसको चाहिए अपनी रूटीन के बिजनेस को रन करने के लिए, वो कमी जो है वो बैंक पूरी करता है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए बैंक जो लोन देता है, उस लोन को कैश क्रेडिट कहते हैं। उसको यहां पर हम कैश क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, ओके। सो ये कैश क्रेडिट जो दिया जाता है यहां पर आपका, ओके, ठीक है। सो जो कैश क्रेडिट यहां पर दिया जाता है, ये कैश क्रेडिट यहां पर आपका इसलिए दिया जाता है कि आपने यहां पर जो है डेटर्स, ठीक है, जो डेटर्स है, उनको यहां पर आप उधारी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। पैसा किस लिए उधारी दे, उनको क्यों सामान उधारी दे रहे हैं? ताकि और लोग जुड़ जाए, अट्रैक्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे पास पैसे की कमी भी हो रही है। पैसों की कमी जब आपके लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, छोटी अवधि के लिए, कम समय के लिए पैसों की कमी आपके पास होती है, तो उसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों है? क्योंकि डेटर्स जो होते हैं, वो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा आपसे उधारी लेते हैं, वो लंबे समय के लिए तो पैसा उधारी नहीं लेते ना, नहीं लेते ना। डेटर्स कितनी देर के लिए? 2 महीने, 3 महीने, मैक्स टू मैक्स इतने के लिए उधारी देते हैं, इससे ज्यादा टाइम के लिए उधारी नहीं देते ना। तो यही चीज है यहां पर आपकी, जो डेटर्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए उधारी है आपकी। तो इसी पीरियड के दौरान आपको लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, यानी कि आपको पैसे की कमी अखर सकती है। तो जो ये लिक्विडिटी क्रंच होता है, जो ये गैप होता है, उतनी अमाउंट को यहां पर अगर आपको कोई पैसा दे दे, तो आपका वो लिक्विडिटी क्रंच कम हो जाएगा, आपका लिक्विडिटी क्रंच खत्म हो जाएगा। और वो जो गैप पूरा किया जाता है, कैश क्रेडिट अकाउंट के थ्रू पूरा किया जाता है। अब लिक्विडिटी क्रंच आपका कम हो सकता है, कैसे कम हो सकता है? लिक्विडिटी जो गैप है वो कम हो सकता है, कैसे? अब मान लीजिए मैंने आगे से तो उधारी दे दिया किसी व्यक्ति को, लेकिन जिससे मैं पैसा, जिससे मैं सामान खरीद रहा हूं, स्टॉक खरीद रहा हूं, उससे भी मैं उधारी कर लूं, फिर भी काम बन जाएगा। मान लीजिए आगे उधारी मैंने यहां पर 1 करोड़ की दे दी, 1 करोड़ की मैंने उधारी दे रखी है। बड़ा बिजनेस है भाई साहब, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक कस्टमर को ही मैंने 10-15 लाख का माल दे रखा, 10 कस्टमर ने उधारी कर रखी है, तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ का उधारी चल रहा है। अब मैंने वो 1 करोड़ का सामान तो उधारी में बेचा, मैंने पीछे से भी खरीदूंगा वो सामान, तो जिस फैक्ट्री से, जहां से मैं वो सामान खरीद रहा हूं, वो भी मुझे उधारी दे दे। जिस व्यक्ति से मैं सामान उधार में लेता हूं, जिस व्यक्ति से मैं सामान उधार पे लेता हूं, उस व्यक्ति को मैं क्या कहता हूं? क्रेडिटर। उस व्यक्ति को मैं क्रेडिटर कहता हूं। सही कहा मैंने या गलत कहा मैंने? ठीक है, राइट, क्रेडिटर। अब ये जो क्रेडिटर है, ये जो क्रेडिटर है आपका, ये क्रेडिटर मुझे लिक्विडिटी क्रंच को कम करने में मेरी मदद करते हैं। कैसे? 1 करोड़ का उधार दिया गया, क्रेडिटर मुझे कहता है चलो ठीक है यार, देखो 1 करोड़ का तो नहीं, मैं तुम्हारी 50 लाख तक का तुम्हें उधार दे दूंगा मैं। तो ये तुम्हें 50 लाख तक का उधार दे देता है। तो एटलीस्ट तुम्हें पीछे से 50 लाख का उधार मिल गया, यानी कि अभी तुम्हारे जो लिक्विडिटी गैप है, जो क्रंच है, वो 50 लाख का रह गया। 50 लाख का तो कम हुआ, आगे 1 करोड़ का था, 50 लाख का कम हुआ। यानी कि फिर इस 50 लाख के इस गैप को पूरा करने के लिए मैं बैंक के पास जा सकता हूं। एक बैंक के पास जाता है 1 करोड़ मांगने, एक बैंक के पास 50 लाख मांगने जाना। ठीक है, तो यही चीज यहां पर आपकी, ये जो गैप मैंने अभी आपको बताया, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप।
वर्किंग कैपिटल गैप क्यों कहते हैं? एक हमारे अकाउंटिंग में डेफिनेशन होती है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। ये मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 2 में, करंट असेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। अक्टूबर मैगजीन बेटा कल रात तक हो जाएगी अपलोड, है ना, कल रात तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जो करंट असेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं यहां पर आपकी, ठीक है, अच्छा बता दिया, ठीक है। तो ये डेटर्स करंट असेट्स हैं और जो आपकी क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटी है। ये हमने समझा हुआ ऑलरेडी कंसेप्ट क्यों है, राइट। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन है, या फिर एक कह लीजिए फॉर्मूला है, जो भी कह लीजिए। तो ये जो गैप आया है 1 करोड़ माइनस 50 लाख, ये क्या है, 50 लाख का वर्किंग कैपिटल का गैप है। यही वर्किंग कैपिटल गैप मैंने वहां पर लिखा, और इसी वर्किंग कैपिटल गैप को फाइनेंस करना कैश क्रेडिट कहलाता है। इसी वर्किंग कैपिटल गैप को फाइनेंस करना कैश क्रेडिट कहलाता है। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या किसी भी तरह की है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूं। सर लायबिलिटी तो सेट से ज्यादा होगी ना, क्यों बेटा, लायबिलिटी सेट से ज्यादा कैसे होगी? लायबिलिटी ये है ना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, डेटर ये है, और ऐसा कुछ नहीं है लायबिलिटी ज्यादा होगी या सेट कम होगी, कुछ भी हो सकता है, गैप क्रिएट करने की बात है। क्रेडिटर्स ज्यादा हो सकते हैं, डेटर्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे अकाउंटिंग टर्म की बात करूं, असेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं इसकी बात करूं, एक पर्टिकुलरली टाइप ऑफ असेट, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लायबिलिटी की बात करो, वो तो कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है, उसमें कोई रूल थोड़ी ना कि करंट असेट्स हमेशा ज्यादा होंगी या करंट लायबिलिटीज हमेशा कम होंगी। करंट लायबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है, करंट असेट भी कम हो सकती है। और अकाउंटिंग में वैसे टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इज ऑलवेज अ सिंपल कंसेप्ट, वो मैंने चैप्टर 2 में समझाया था, ठीक है। हाँ विवेक पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड रुको यार, मैंने पंगा ले तो लिया, लेकिन अब हट नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। क्या हो रहा है, मेरी पीपीटी बंद क्यों नहीं हो रही? अब हो गया, अब ठीक है, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आगे ही इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट किस बेस पर देता है? एक बेस तो हमने देख लिया कि वर्किंग कैपिटल गैप आना चाहिए, एक बेस तो देख लिया वर्किंग कैपिटल गैप होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा यहां पर क्या होता है कि बैंक के पास जब भी आप लोन लेने जाते हैं कैश क्रेडिट लिमिट का, तो बैंक एक और चीज देखता है, बैंक ये देखता है कि आपका टर्नओवर कितना है, यानी कि आपकी सेल कितनी है पूरे साल की। ठीक है, जितनी भी आपकी सेल होती है और अगले साल जो आप प्रोजेक्ट करते हो, जो भी सेल आप अगले साल बता रहे हो कि मेरे अगले साल तक, अगले साल फाइनेंशियल ईयर में इतनी इतनी मेरी सेल हो जाएगी, बैंक उसका 20% भी यहां पर देखता है। 20% ऑफ द सेल्स, 20% ऑफ द टर्नओवर, बैंक यहां पर एक दूसरा पॉइंट देखता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक के पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि यहां पर बैंक देखता है जब आपको यहां पर ये सीसी लिमिट जो है बैंक असाइन करता है। यहां पर वो सारे के सारे पॉइंट जो है, कम से कम ऐसे 50-100 पॉइंट्स और होंगे जिनको हम एनालिसिस करते हैं, अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम उसकी कैश क्रेडिट को यहां पर डिसाइड करते हैं कि उसको कितना लोन दिया जाना चाहिए। तो उन सारे पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, आपके लिए मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप अपनी बैंक की नौकरी में धीरे धीरे सीख जाओगे आने वाले समय में। फिलहाल हमारा फोकस इन्हीं 2 पॉइंट्स पे है जिनसे आपको पूरी पूरी कैश क्रेडिट लिमिट समझ में आ जाएगी। तो मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि कैश क्रेडिट लिमिट वर्किंग कैपिटल गैप और टर्नओवर सेल्स के बेस पर निकाल दी गई। अब निकाली कितनी गई? फॉर एग्जाम्पल, आपने लिमिट निकाल दी किसी व्यक्ति की 10 लाख रुपए, कैश क्रेडिट हम उसको 10 लाख रुपए का बैंक देने के लिए रेडी हो चुका है। बैंक कहता है हम आपको 10 लाख रुपए का देंगे। अब ये 10 लाख रुपए है, ये बैंक यहां पर आपको एक लिमिट के रूप में देता है। लिमिट का मतलब ये है कि बैंक आपको एक साथ 10 लाख नहीं दे देता है, लेकिन इसको यहां पर बैंक आपको एक लिमिट के रूप में देता है। लिमिट बोलते हैं उसको, सीसी लिमिट बोलते हैं। सीसी लिमिट में क्या होता है कि बैंक आपको एक यहां पर 10 लाख रुपए का अकाउंट ओपन करके दे देगा। उस 10 लाख रुपए को, पैसे को आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको चाहिए। जब आपको पैसा चाहिए तब आप उसमें से पैसा उठा सकते हो। 10 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है जो उसमें होती है। यानी कि आपको अगर लगता है कि अभी आपको 20,000 रुपए चाहिए, आप 20,000 उठा लीजिए। आपको लगता है 50,000 चाहिए, 50,000 उठा लीजिए। आपको लगता है लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए उठा लीजिए। आपको लगता है 5 लाख चाहिए, 5 लाख उठा लीजिए। और जितने मर्जी बार आप उठा सकते हो, एक दिन में जितनी मर्जी बार, महीने में जितनी मर्जी बार, साल में जितनी मर्जी बार, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए की यहां पर सीसी लिमिट अगर आपको बना के दी जा चुकी है, तो आपके पास यहां पर पूरी ऑथोरिटी आ जाती है कि 10 लाख रुपए को ऐसे यूटिलाइज करें। आप चाहें तो 10 लाख का 10 लाख पूरा उठा लें, ठीक है, चाहे टुकड़ों में उठाएं। एक और चीज इसमें, एक और सही बात, अच्छी बात यह है कि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए उठा लिया, पूरा पूरा 10 लाख रुपए आपका माइनस इसमें से हो गया। ठीक है, माइनस का साइन है, ध्यान देना। इसमें से 10 लाख रुपए आपका हो गया। अब इसके बाद आपके पास यहां पर अब और पैसा उठा नहीं सकते कि 10 लाख रुपए उठा लिया आपने, ले लिया। उठाने का मतलब है आपने ले लिया, वहां से निकाल लिया। लेकिन इसमें अब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उधारी जब दी है आपने, तो ऑब्वियस उधारी वापस तो आएगी। तो जब उधारी वापस आएगी या जो सेल करोगे आप डेली बेसिस पे, वो पैसा तो आएगा। आपने इसमें से पैसा आ गया, आपने 5 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। मतलब कितना भी अमाउंट, ऐसा नहीं 5 लाख, जस्ट एन एग्जांपल, जितना पैसा आप डिपॉजिट करा सकते हैं। तो अभी आप 10 लाख आपने उठाया था, 5 लाख जमा करा दी, यानी कि 5 लाख की फिर से आपकी पावर बन गई है उस अकाउंट की कि 5 लाख और उठा सकते हैं। अब आपको मान लीजिए चाहिए 1 लाख, आपने 1 लाख उठा लिया। ठीक है, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहना मेरे। 1 लाख आपने उठा लिया, यानी कि आपके 5 लाख की पावर थी, आपने 1 लाख उठा लिया, 4 लाख अभी और उठा सकते हैं। आपके पास और पैसा आ गया, आपने 2 लाख जमा करा दिया। आपने 2 लाख जमा करा दिया। ठीक है, आपके पास और पैसा आ गया, आपने 1 लाख और जमा करा दिया। आपको नीड आई, आपने 50,000 निकलवा लिया। आपको नीड आई, आपने फिर 80,000 निकलवा लिया। आपके पास पैसा आया, आपने 2.5 लाख जमा करा दिया। आपके पास और पैसा आ गया, आपने इसमें 50,000 और जमा करा दिया। आपको जरूरत पड़ी, आपने इसमें से 1,20,000 निकलवा लिया। फाइनल बैलेंस बताओ कितना बचेगा? करो कैलकुलेशन। आज की डेट में आपका बैलेंस कितना है कि कितना पैसा और आप इसमें से
निकाल सकते हो, कितना पैसा पड़ा है आपके पास, कितना पैसा निकाल सकते हो, कैपेसिटी कितनी है पैसा निकालने की, ये बताओ। नील कैपेसिटी 7.5। अरे मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं हो रही तुमसे, क्या कर रहे हो? सभी लोगों का आंसर ही अलग अलग आ रहा है। 5 लाख की कैपेसिटी बनी, ठीक है, यहां 5 लाख की कैपेसिटी तो मेरी, यहां 4 लाख की कैपेसिटी रहेगी, यहां मेरे पास 6 लाख की कैपेसिटी बन गई, 7 लाख की कैपेसिटी बनी, फिर 6,50,000 की कैपेसिटी बनी, फिर मेरे पास 5,70,000 की कैपेसिटी बनी। ओ 6 लाख की थी ना, अरे यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया। चलो जितनी भी है ना। अब आपके पास एक अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आप इसमें से आपने विड्रॉ की है या फिर आपकी इतनी कैपेसिटी अभी और पैसा उठाने की है। ठीक है, आई होप कि मेरा पॉइंट समझ गए इस फिगर से, कि आप इस अकाउंट में जितना मर्जी पैसा जमा करा सकते हो, जितना मर्जी पैसा निकलवा सकते हो, अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट इज 10 लाख। जमा 10 लाख से ऊपर भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं 10 लाख की लिमिट है तो आप 20 लाख जमा नहीं करा सकते, आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 लाख 12 लाख जमा करा सकते हो, ओवर एंड अब जा सकता है डिपॉजिट साइड में। लेकिन जब आप पैसा निकलवाओगे तो निकलवाने की क्षमता जो है वो 10 लाख की मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो 10 लाख तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। ये जो सीसी लिमिट है ये इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, ऊपर नीचे चल सकती है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आपको पैसा निकाल लेना, आपको स्टॉक खरीदना है पीछे से, तो जितना स्टॉक चाहिए उतना पैसा निकाल लेना। जितनी उसने पीछे से उधारी दी है आपको, वो उधारी रखकर बाकी पैसा उसने कैश मांगा तो आप दे देना। जितना पैसा पीछे से सामने वाले ने दे दिया आपको, डेटर ने पैसा वापस लौटा दिया, जमा करा दो। कोई सेल्स हुई है दुकान पे, जमा करा दो। तो इस तरह से प्लस माइनस में चलता रहता है। सर सीसी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है, सुगंता ये ना एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन नेक्स्ट क्लास में दूर करेंगे। ठीक है, जब मैं ओडी लिमिट बताऊंगा ना, अभी उस पॉइंट पे अपने आएंगे, लेकिन 1-2 क्लास के बाद आएंगे। अभी फिलहाल जो समझा रहा हूं उस पे फोकस करो। कुछ भी कंफ्यूजन इस तरह, मुझे पता है ये क्वेश्चन पूछते हैं, सभी बच्चे पूछते हैं, लेकिन अभी वो समय आया नहीं उसका रिप्लाई करने का। सही समय पर इसका उचित आंसर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं तब तक आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हो तब तक आपको उसका आंसर समझ में नहीं आएगा। पहले इन छोटी छोटी चीजों को, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसका आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और मैं भी बताऊंगा। ये यहां पर 10 लाख रुपए के प्लस माइनस चलता रहा। अब ये होता है कि इसमें सीसी लिमिट में अब ऑब्वियस है पैसा उठाया है, जितना जितना पैसा आप उठाते रहोगे इसमें उतना उतना ब्याज आपका लगता रहता है। जितना जितना पैसा आप उठाते रहोगे उतना उतना इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है। इंटरेस्ट इसमें जो चार्ज होता है वो यहां पर चार्ज होता है डेली बेसिस पर, यानी कि डेली बेसिस पर आपने जितना पैसा उसमें उठा रखा है, 10 लाख की लिमिट थी, आपने 5 लाख उठा रखा है, तो एक दिन का 5 लाख रुपए के हिसाब से, एक दिन का जो 5 लाख रुपए आपने उठा रखा है उसका एक दिन के हिसाब से जो भी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस है, 8% है मान लीजिए, तो वो एक दिन का ब्याज आपका 5 लाख का कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अगले दिन मान लीजिए 5 लाख आपने जमा करा दिया, आपने कुछ नहीं उठा रखा, तो उस दिन कोई ब्याज नहीं कैलकुलेट होगा। अगले दिन आपने मान लीजिए 10 लाख उठा दिए तो 10 लाख पे एक दिन का ब्याज कैलकुलेट होगा। अगले दिन मान लीजिए 2 लाख जमा करा दिए तो 8 लाख पे ब्याज कैलकुलेट होगा।
अगले नाम ने 3 लाख और जमा करा दो तो 5 लाख पे ब्याज कैलकुलेट होगा। जितना पैसा आप उठाओगे उतने पैसे पर यहां पर ब्याज एक दिन का कैलकुलेट होता रहेगा, और ऐसे ही डेली बेसिस पर ब्याज यहां पर बैक एंड पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा रहेगा, और महीने के अंत में उसका टोटल लगा दिया जाएगा एंड ऑफ द मंथ, और वो आपके अकाउंट में, जो आपका सीसी अकाउंट है, जो सीसी अकाउंट है उसमें मंथ के एंड पे एक अमाउंट दिखाई देगी, एक एंट्री दिखाई देगी जो कि इंटरेस्ट की एंट्री होगी, जो कि इंटरेस्ट की एंट्री होगी कि इतना ब्याज आपका पूरे महीने का बनता है। जो पैसा आपने सीसी लिमिट का यूटिलाइजेशन किया है वो इतना पैसा यहां पर एक महीने का आपका बन रहा है। समझ गए? और ये पैसा इंटरेस्ट जो है वो आपको चुकाना पड़ता है बैंक को एवरी एंड ऑफ द एवरी मंथ। सीसी लिमिट का ब्याज इस तरह चुकता है, यानी कि जितना पैसा उठाओगे उतना ही ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं चुकाना। इसका ब्याज आपको ये नहीं है कि आपकी लिमिट 10 लाख की बन गई है तो सर 10 लाख के हिसाब से सर 30 दिन का ब्याज हमें चुकाएंगे, ठीक है, वैसा नहीं है। ओके, ये उड़ गया। सो यहां पर आप, जो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा जो 10 लाख है आपका इस पे पूरा पूरा ब्याज आप चुकाएंगे, नहीं। जितना पैसा आपने उठाया है, जितना पैसा वहां से उठाओगे उतना ही ब्याज आपको यहां पर चुकाना है। जितना ब्याज उठाओगे, जितना पैसा उठाओगे उतना ही ब्याज चुकाना है, पूरी अमाउंट में ब्याज नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की लिमिट बन गई आपकी, 10 लाख आपने पूरे महीने उठाए नहीं पैसा, उसमें से 1 रुपया भी नहीं उठाया, आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। जब तक आप बैंक से पैसा ही नहीं लेते हो तब तक ब्याज खाएगा। बैंक ने आपको ये लिमिट जो है वो अप्रूव करके दे दी है, सैंक्शन कर दी है, सैंक्शन अप्रूवल दे दिया है, आप उसको यूटिलाइज नहीं करो। जितना आप यूटिलाइज करोगे उतना उतना ब्याज कैलकुलेट होकर आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट इसमें इस तरह से आपका लागू किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या?